दोस्तों नमस्कार। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं एक नई कड़ी में राजनीतिक घटना पे अपनी बातों को रखने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है छोटी क्षेत्रीय पार्टी अपना नफ़ा नुकसान देख रही है। और इस कड़ी में मैं बिहार के अंतर्गत जितने भी छोटी पार्टियां हैं उसके संदर्भ में अपनी बातों को रखूँगा। खास करके वैसे छोटी पार्टियाँ जिनका जनाधार सीमित स्थानों तक है और वैसी पार्टियाँ अपने आप को फुल फ्लेजर संघर्ष कर रही है पूरे बिहार लेवल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उससे मुकेश सहनी ने एक नया बयान और नया स्टैंड दिया है और इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स पूर्ण रूपेण से दिख रही है। मुकेश सहनी के अनुसार अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार 22 कोटियों का जो निषाद जाति हैं, जैसा वो बताते हैं कि 22 कोटि के निषाद जातियों का समूह है, तो उनको अगर एससी कैटेगरी में लाके रिजर्वेशन देंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में विलय ही नहीं कर जाएंगे, अपनी पूरी पार्टी को पूरे दमखम के साथ एनडीए के लिए काम करेंगे। ये उनकी अपनी वक्तव्य है। दूसरी तरफ एक बार वो दूसरा बयान ये भी देते हैं कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल से हरी झंडी मिल गई है शायद, और उन्हें 60 सीट देते हुए डिप्टी सीएम का भी ऑफर दिया जा रहा है। तो इस तरह का दो प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं, एक नाव पे दो बार चल रहा है। हालांकि उनका नाव चुनाव चिन्ह भी है और इस नाव चुनाव चिन्ह होने के नाते जो पूर्व में उनका था चुनाव चिन्ह, उस होने के नाते वो दो नाव पे सवारी कर रहे हैं और एक तरह से दोनों एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। और ये भी एक कटु सत्य है कि राजनीति में नफ़ा नुकसान देखते हुए हर राजनीतिक दल अपना चाल चलते हैं और राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, न कोई अस्थायी दोस्त होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है किसके साथ किस गठबंधन में कौन सी पार्टियां रहेगी, किस गठबंधन से वो पार्टियां निकल जाएंगी, इसकी कोई पहले से कोई स्टाम्प पे लिखा हुआ कोई तत्व नहीं रहता है, कोई मुद्दा नहीं रहता है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रहता है। तो इस परिस्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी की पार्टी या मुकेश सहनी को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं से कोई ज़्यादा वेट ही ना मिले। महागठबंधन उनको किसी भी हालत में 60 सीट नहीं देगी। रही बात डिप्टी सीएम की, तो विचारणार्थ है, सभी लोग एक साथ बैठ के इसकी चर्चा करेंगे। जब सरकार उनकी बनेगी तब की ये बात है, ये भविष्य के गर्भ में बात है। और 60 सीट तो लगता नहीं कि उनको मिलेगा, उनको 15 से 20-22 सीट देके संतुष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो एनडीए की तरफ आते हैं तो एनडीए में रिजर्वेशन वाला जो मसला है, वो रिजर्वेशन का मसला पार्लियामेंट के दोनों सेशन से पारित करा के राष्ट्रपति के मोहर लग के और बिहार कैबिनेट से पारित करा के राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से दिया जाता है। तो ये लंबा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को इस 3 महीने में अगर करवा लिया जाए तो ये काफ़ी टफ काम होगा। हालांकि ये चीज़ जो विषय है, हमेशा वो कहते आए हैं कि अगर भारत की केंद्र सरकार उनकी 22 कोटियों वाला निषाद समूह को ऐसी कैटेगरी में ला के रिजर्वेशन देगी तो वो अपना पाला बदल लेंगे। चूँकि चुनाव सामने हैं, 3 महीने शेष रह गए हैं, तो इस परिस्थिति में मुकेश सहनी निश्चित तौर पे अपना ये पैतरा नए तौर से पेश कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों गठबंधनों के ऊपर बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं इस प्रेशर पॉलिटिक्स में वो डगड़ा के बैगन ना हो जाए। हमारे बिहार में एक कहावत है, डगड़ा का बैगन, माने डगड़ा का बैगन का कोई वेट नहीं रहता है, वेटलेस हो जाता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना चाहिए, लेकिन नफ़ा नुकसान देख के बनाने के पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि समय अनुकूल है या प्रतिकूल है। इस परिस्थिति में अगर उनकी ऐसी ही मांग थी तो वो पूर्व में करते, 1 साल 2 साल पहले करते। ये 3 महीने पहले आप इस तरह का बयान दे के जनता के बीच में क्या बताना चाह रहे हैं कि आप निषादों के हितैषी हैं। निषाद मल्लाह समूह आपको अपना सन्नप मल्लाह जिसके नाम से आप प्रसिद्ध है, आपको अपना नेता मानना। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, एक ज़मीनी सच्चाई और कटूत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जो भी व्यूवर्स मेरा वीडियो देखेंगे उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति देख रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा जगा चुके हैं। क्योंकि एक बार जो पूर्व मंत्री बन जाता है उसकी इच्छाएँ रहती है आगे की सीढ़ियों को चूमते हुए ऊपर तक जाने की। तो निश्चित तौर पर उनका प्रयास ये जायज़ है, लेकिन समय उनके लिए अनुकूल नहीं। ये उनको 2-3 साल पहले इस तरह का संघर्ष पूरे बिहार लेवल पे करना चाहिए, तब जाके इसका अभी कुछ रिजल्ट देखने को मिलता। चलिए दूसरी कड़ी में चलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय सांसद जमुई के अरुण भारती के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो रहे जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया था कि चिराग के वो चट्टे पट्टे हैं। निश्चित तौर पर यह बयान राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा
एक वायरल के तौर पे दिखा गया और ये इशू और मुद्दा बहस का बिंदु बन चुका है। दूसरी तरफ अरुण भारती का भी जवाब उसी लिहाजे में आया कि जब वो नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्यमंत्री थे तो उस समय जब विश्वास का मत उनको विधानसभा में देना था तो उस कड़ी में उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत क्यों नहीं सिद्ध किया, वो रिज़ाइन क्यों कर दिए। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला था, वो रिज़ाइन कर देते या नहीं करते, या मुख्यमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस परिस्थिति में धर्म का पालन करते हुए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनका व्यक्तिगत फैसला था। राजनीति गलियारों में ये टीका टिप्पणी दरअसल कुछ और मायने रखती है, और ये मायने रखती है बहुजन एकता की। दलित महादलित का वोट बैंक पूरे बिहार में बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, हर विधानसभा में ये प्रभाव रखता है, और किसी भी प्रत्याशियों को विजय करना है, फतह करना है, उस प्रत्याशियों को दलित महादलित का वोट बैंक का दरकार लगता ही है। उस परिस्थिति में ये पूरी तरह से राजनीति दलित महादलित के पीछे लग गई है, और इस परिस्थिति में जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलित महादलित बहुजन हिताई का नेता साबित करने पे लगे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सवर्णों के सहारे, वोट बैंक के सहारे दलित के मसीहा बनने की होड़ में लगे हैं। तो ये लड़ाई इसी दो बिंदु पे है कि आखिर दलित महादलित का नेता बिहार में कौन, और इसी के लेके ये बयानबाजी चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों पार्टियाँ राजनीति में, मैंने पहले भी कहा, कब क्या कब कहाँ हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और राजनीति में हर राजनीतिक पार्टी अपने नफ़ा नुकसान देखती है। तो उस परिस्थिति में ये दोनों अपना नफ़ा नुकसान देख सकती है। हो सकता है आने वाले समय में इंटरनली अटैचमेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो इंटरनली अटैचमेंट के वजह से अगर चिराग पासवान पाला बदलते हैं, या जीतन मांझी के अगर 10, 12, 8 विधायक आ जाते हैं, वो पाला बदलते हैं, तो उस समय राजनीतिक समीकरण कुछ और बन जाएगा। तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो साफ है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे आम आदमियों के लिए संदेश और मैसेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम जनों के पास सतह तक जाएगा, ज़मीन तक जाएगा, और समाज जात धर्म में बांटने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां अभी 4 साल 5 साल में बनी हैं, वो किसी न किसी समुदाय जात धर्म के नाम पे ही बनी है, और उसी के सिपड़ुमों, उसी की जात बिरादर के लेके राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है। और विपक्ष के नेताओं या अन्य नेताओं के द्वारा हमेशा एक बयान सामने में आता है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस लिहाजे से सब अपना अपना प्रेशर पॉलिटिक्स अपने अपने गठबंधन में बना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और दिख रहा है। और ज़मीनी सच्चाई ये है कि जात और जमात की राजनीति करने वाले को विकास और बिहार के भविष्य को भी देखना चाहिए कि वर्तमान परिवेश में बिहार की स्थिति क्या थी, क्या है और क्या होगी। उस परिस्थिति में जात जमात की राजनीति अगर करेंगे तो फिर बिहार का 20 साल 25 साल 30 साल पहले की इतिहास पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो उस लिहाजे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक पहलू ये भी रखना चाहिए कि मेरा जो मास वोट है, इस मास वोट के अलावा बिहार के सर्वांगीण विकास में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसको समझ के लोगों के बीच में वोट मांगने की भी दरकार उन तमाम पार्टियों के सुप्रीमों के माध्यम से होनी चाहिए। पर ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक फिजा में बयानबाजी का दौर चलेगा, और इसी बयानबाजी के दौर में जिसको जहां सेट करेगा, जिसको जहां अपना नफ़ा दिखेगा, जहां फ़ायदा दिखेगा, वहां वो अटैच हो जाएंगे। ये एक शुरुआती दौर होगा। चुनाव में अगर उनके विधायक चुन के आएंगे तो पाला बदलने में उन्हें सोचना नहीं है, तुरंत पाला बदलने में भी वो महारत होंगे। उनके विधायक चुन के जाएंगे, पता चला अगले दिन उनके विधायक दूसरे गठबंधन में शिफ्ट हो गए। बहुमत देना है किन्हीं को, बहुमत दिए किन्हीं को, समर्थन करना है किन्हीं को, समर्थन किए किसी और को। तो ये राजनीति में चलते रहता है। एक्चुअली में ये जो चल रहा है, ये क्षेत्रीय पार्टी का जो गठन हुआ है, इसका उद्देश्य ही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता सुख ले, और इसी जल्दीबाजी के दौर में प्राय राजनीतिक पार्टियों का विलय या फिर राजनीतिक पार्टी सतत समाप्त भी हो जाती है। ऐसा बिहार एक प्रयोगशाला है राजनीति का, और इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होते आ रही थी। मेरे मन ये विचार था, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये विचार मैं आपके सामने रखा हूँ। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ तमाम मतदाताओं से कि आप मत का प्रयोग ज़रूर करें जब भी चुनाव आए, कोई भी चुनाव आए। अभी तो सामने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, और उस मत का प्रयोग करने वक्त में एक चीज़ ज़रूर सोचें कि हम जो गठबंधन के तहत प्रत्याशियों का चयन करके बिहार विधानसभा पटना भेज रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या यह बिहार के विकास के लिए समग्र होगा,
क्या बिहार की स्थिति परिस्थिति किंतु परंतु को देखते हुए बिहार को विकास के रास्ते पे और तेज़ी से लेके जाएगा। मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं हूँ, किसी विशेष नेता को नहीं मानता हूँ। पारदर्शिता के तहत मेरे लिए सभी समान हैं और जो ज़मीनी सच्चाई है उसको बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई तामझाम, कोई लेआउट, कोई आउटलुक, कोई थंबनेल नहीं रहता है। सिंपल वीडियो रहता है, सिंपल भाषा में रहता है, ताकि लोगों को समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये चीज़ समझने की बात है। ये राजनीतिक स्टोरी थी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थ खबर के माध्यम से आपके सामने में लेके आया हूँ। अब सोचना आपको होगा कि मेरी बातों में सच्चाई क्या है, उम्मीदवार का चयन कैसे करें, किस प्रकार से करें। ये चीज़ सारा का सारा मतदाताओं के हाथ में है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना के अपनी राजनीति तो बनाएंगे, अपनी फील्डिंग करेंगे, अपनी सियासत जगा के रखेंगे, लेकिन मतदाताओं के बीच में भी ये मैसेज जाना चाहिए ताकि सकारात्मक विकास के लिए, बिहार के अग्रज विकास के लिए किस तरह की परिस्थितियों के अनुकूल विकास होना चाहिए, इस पे जनता को भी सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस पे अपनी कमेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।